इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बाद जब थ्योरेटिकल इसकी डिस्कशन होती है तो देर आर सम इश्यूज जो कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में आते हैं। उन इश्यूज को हैंडल करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसके अंदर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की प्रॉब्लम्स को हैंडल किया गया, एंड दैट मेथड इज नोन एज मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड और एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। It is important to note that despite of the issues with IRR method, still IRR method is one of the most used method across the corporate sectors. So we know that these are the methods जो हमारे पास है, and now we are talking about external rate of return method. Internal rate of return method is most widely used rate of return method for performing project evaluation method. Still it has few theoretical problems which make it less superior method in comparison with present worth method. तो थ्योरी में इन दोनों मेथड की डिस्कशन होती है कि एनपीवी बेटर है या आईआरआर बेटर है, और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एनपीवी मेथड या प्रेजेंट वर्थ मेथड बेहतर है। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से आईआरआर मेथड इज़ नॉट अ सूटेबल मेथड, एंड दैट concept is known as reinvestment assumption. देखिए, री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन का मतलब ये है कि जो कैश इनफ्लो आपके पास पहले साल में आया वो सारे का सारा कैश इनफ्लो इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि वो दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाएगा और उसी रेट पे इन्वेस्ट होगा जो रेट उसका निकाला हुआ है। प्रेजेंट वर्थ मेथड में वो रेट MARR होता है, IRR मेथड में वो रेट जो IRR है वही है। ठीक है, हम ये अज्यूम करते हैं कि जो नेट कैश इनफ्लो आया है वो बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट हो जाएगा उसी रेट के ऊपर जो रेट चल रहा है बिजनेस के अंदर। अब मिसाल के तौर पर देखें, फर्ज करें अगर एक बिजनेस का MARR 20% है, और आपको पता है MARR का मतलब होता है मिनिमम रेट, यानी कि जिससे कम कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उस कंपनी का अगर मिनिमम रेट 20% है और उसको फर्ज करें एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाता है जो बहुत प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट 42% अर्न कर रहा है, तो अब उस प्रोजेक्ट से जो पहले साल में इनकम आएगी 42%, क्या बिजनेस के लिए ये पॉसिबल है कि उसको अगला एक और प्रोजेक्ट मिल जाए जिसमें 42% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा हो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो हो सकता है कि बिजनेस को ना कोई निकाल के 20% तक ब्रेकअप लगा ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसको दोबारा एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जिसपे 42% मिल रहा हो। तो री इन्वेस्टमेंट उसी रेट पे पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई ये जो एजम्पशन है, ये एजम्पशन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड को एक डाउटफुल मेथड बनाती है। यानी कि जो मेथड आपको 42% नजर आ रहा है IRR, जब एक्चुअली इसको अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि वो 42% ना बने बल्कि उससे कहीं कम बने। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम विद IRR विच रिलेट्स टू री इन्वेस्टमेंट एजम्पशन। इसके बाद कंप्यूटेशनली इसको निकालना मुश्किल है थोड़ा सा। तीसरी बात है कि अभी तक हमने सारे सवाल ऐसे देखे थे जिसमें एक दफ़ा कैश लग गया, माइनस यानी कि हो गया, उसके बाद कैश इनफ्लो ही हो रहा है। प्रैक्टिकल केस में क्या होता है कि पूरे टाइम पीरियड के दौरान बहुत दफ़ा, 2 दफ़ा 3 दफ़ा ऐसा हो सकता है कि हमें कैश को इन्वेस्ट करना पड़े और साथ साथ कैश आ भी रहा हो। इसका मतलब है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो बार बार चल रहे होंगे। इसका मतलब है बार बार नेगेटिव या माइनस या प्लस के साइन आ रहे होंगे। IRR मेथड के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब एक दफ़ा से ज़्यादा माइनस के साइन आ जाएं, यानी कि स्पेस के बाद, तो उसमें ख़तरा ये होता है कि मल्टीपल IRR क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि 2 IRR या 2 से ज़्यादा। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा IRR आ जाए फिर किसको सेलेक्ट किया जाए, दिस इज़ अनदर इशू। इन मसलों को हैंडल करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने IRR को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया और उसका नाम रखा मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। कता नज़र थ्योरेटिकली इसकी अहमियत होने के बावजूद दिस मेथड इज़ वेरी लेस इन यूज़, और ज़्यादातर जिस तरह मैंने आपसे कहा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू या IRR मेथड को ही हम यूज़ करना पसंद करते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। So external rate of return method. In external rate of return method, we introduce another idea of epsilon. Epsilon is a Greek sign, and we are saying it that it is an interest rate which is external to a project at which net cash flow generated by the project over its useful life can be reinvested. जिस तरह मैंने आपसे मिसाल दी कि एक फर्म है
उसका MARR 20% है और उसको इत्तफाकन एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया जहाँ पे उसका IRR 50% था। अब 50% जो कैश इनफ्लो मिल रहा है वो तो दोबारा री इन्वेस्ट होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर लेती हैं जिसके अंदर उनको 50% तो ना मिल रहा हो लेकिन 30% मिल रहा हो। अब वो 30% रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर चेक कर लेंगे कि 30% रेट ऑफ रिटर्न पे वो प्रोजेक्ट फीजिबल है या नहीं है। तो इस आइडिया को हम कह रहे हैं एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न, जहाँ पे आपने एक नया रेट ऑफ इंटरेस्ट इस्तेमाल कर लेना है जो कि एक्सटर्नल टू द प्रोजेक्ट है, ना वो MARR के बराबर है और ना वो IRR के बराबर है। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। अगर फर्ज करें एक ऐसा सवाल हो जाए जिसके अंदर एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न और MARR बराबर हो जाए, तो फिर वो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट का अपना IRR ही बन जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी मोटी बात है, इसको हम आगे चल के देख लेते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न मेथड को सॉल्व करने का तरीका क्या है? ये प्रैक्टिस बड़ी ही सिंपल है और कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। ओके, the method of computation of external rate of return consists of 3 steps। 3 स्टेप्स में ये चीज़ बराबर हो जाती है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर जितने कैश आउटफ्लोज हैं, जो कैश जा रहा है, उस सारे कैश फ्लो को मैं डिस्काउंट कर लूंगा एट टाइम 0 एट एप्सिलॉन परसेंटेज। यानी कि जो भी मैंने एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न चूज किया है, मैं उसके ऊपर तमाम कैश आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ले लूंगा। ठीक है, प्रेजेंट वर्थ में क्या होता है कि कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो दोनों की प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं। यहां पर कैश इनफ्लो की नहीं ले रहे, सिर्फ कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने जितने कैश इनफ्लोज थे, जो पैसे आ रहे थे, उनकी फ्यूचर वैल्यू ले ली, यानी कि उसको कंपाउंड कर लिया। इसका मतलब है जितने कैश माइनस में थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले ली, उसको टाइम 0 पे ले आए। जितने कैश इनफ्लोज थे उसकी फ्यूचर वैल्यू ले ली और उसको टाइम n पे लेके चले गए। फर्स्ट करें 5 साल टाइम पीरियड है तो उसको ईयर 5th पे लेके चले गए। उसके बाद इन दोनों को बराबर रखा और देखा कि किस रेट के ऊपर ये दोनों फिगर्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बड़े ही सिंपल तरीके के साथ एक तरफ एट ईयर 0 सारी वैल्यूज रखी, दूसरी तरफ मैं ईयर 5 या ईयर n पे सारी वैल्यूज लेके चला गया और अब मैंने देखा कि किस वैल्यू पे ये दोनों फिगर्स एक दूसरे के बराबर हो रही हैं। और सिंपल सा प्रिंसिपल क्या है कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा उसको मैं ERR कहूंगा, और अगर ये ERR MARR से बड़ा है तो मैं कहूंगा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। ठीक हो गया जी? यानी कि मेरे लिए बड़ा आसान काम हो गया कि 3 स्टेप्स को समझना। IRR मेथड के 2 बेसिक एडवांटेज हैं। नंबर 1, ये बहुत डायरेक्टली इस्तेमाल हो सकता है, इसमें कोई हिट एंड ट्रायल मेथड की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है, इसके अंदर किसी किस्म के मल्टीपल रेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं अगर इसको एक सॉल्व करूं, इसी प्रॉब्लम को जो अभी तक हम सॉल्व कर रहे हैं इसी प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्व करूं, तो देखिए मैंने 3 स्टेप्स की बात की थी। पहला स्टेप मेरा क्या था कि तमाम कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू ले लेनी है। इस सवाल के अंदर कैश आउटफ्लो क्या है, सिर्फ 25,000, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेनी है। फिर कैश इनफ्लोज की फ्यूचर वैल्यू ले लेनी है। इस सवाल के अंदर कैश इनफ्लोज क्या है, पहला $5,000 जो कि आपको 5वें साल में मिलेगा, और $8,000 जिसका बेनिफिट हर साल में मिलेगा। इसकी आपने फ्यूचर वैल्यू ले लेनी है। किस रेट पे, एप्सिलॉन पे। इस सवाल के अंदर हमारा एप्सिलॉन और MARR दोनों बराबर हैं, इसलिए हमें फिक्र नहीं है। अब हमने इसको तीनों स्टेप्स में सॉल्व कर लिया। सबसे पहला स्टेप, मैंने प्रेजेंट वैल्यू ले ली तमाम कैश आउटफ्लोज की, ये 25,000 की 25,000 ही आ गई, कोई मसला नहीं है। सेकंड स्टेप में तमाम कैश इनफ्लोज की फ्यूचर वैल्यू ले ली, यानी कि 8,000 की 5 साल पे फ्यूचर वैल्यू प्लस 5,000 की अपने फ्यूचर वैल्यू, दिस इज द फ्यूचर वैल्यू। अब एक तरफ ये वैल्यू है और दूसरी तरफ ये वैल्यू है। अब मुझे देखना है कि ये दोनों वैल्यूज किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बराबर हो रही हैं। यहाँ मैंने ये सिंपल कॉन्सेप्ट लिख लिया, जो कि क्या है कि फ्यूचर वैल्यू 64, प्रेजेंट वैल्यू 25, और ये 5 साल का टाइम पीरियड है, और ये किस रेट पे एक दूसरे के बराबर हो रही है, दैट इज ERR। तो जब मैंने इसको सिंपली मैथमेटिक्स के तरीके से सॉल्व किया तो मेरे पास जो ERR की परसेंटेज है दैट रीच्ड एट 20.88
%। सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल मेथड। 3 स्टेप्स की शक्ल में आपने इसको सॉल्व करना है। अगर मैं रिपीट करूं तो सबसे पहली बात है कि जितने कैश आउटफ्लो हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेनी है, जितने कैश इनफ्लोज हैं उनकी फ्यूचर वैल्यू ले लेनी है, और उसके बाद इन सारों को बराबर करना है एक दूसरे के साथ, और आपने उसके ऊपर रेट निकाल लेना है कि इसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किस रेट पे ये दूसरे बराबर हो रहे हैं। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं मजीद।